जय भीम। लोकायत कॉन्वर्सेशन में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अंबेडकर मिशन के एक बहुत प्रमुख स्तंभ और आज के समय में शायद देश के अंबेडकरवादियों में सबसे बुजुर्ग श्री के.सी. सुलेख साहब से। श्री सुलेख इस समय चंडीगढ़ में रहते हैं और 1951 में जब बाबा साहब अम्बेडकर पंजाब की यात्रा पर गए थे तो उस समय श्री सुलेख उनके साथ से। श्री के.सी. सुलेख पंजाब में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महासचिव थे और उर्दू की साप्ताहिक पत्रिका उजाला का संपादन भी करते थे। उसके अलावा उस समय उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी प्रसिद्ध किताब व्हाट गांधी हैज़ डन टू अनटचेबल्स का उर्दू में अनुवाद किया। श्री सुलेख पंजाब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष श्री सेठ किशन दास के साथ बाबा साहब से मिलने अक्सर जाया करते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया था जब भारत का संविधान पूरा हुआ था, उस ऐतिहासिक अवसर पर श्री के.सी. सुलेख पंजाब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष श्री सेठ किशन दास के साथ संसद की दीर्घा में मौजूद थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल के बाद उसके पारित न होने के कारण से त्यागपत्र दिया था, तब भी श्री के.सी. सुलेख सेठ किशन दास के साथ संसद की दीर्घा में उपस्थित थे और वो बताते हैं कि उसके बाद ही उन लोगों ने मिलकर के बाबा साहब को पंजाब आने का आमंत्रण दिया और अक्टूबर 1951 में जब आम चुनावों की घोषणा हो गई थी, बाबा साहब अम्बेडकर पंजाब आए। अमृतसर से हवाई अड्डे से उतरकर वो सड़क मार्ग से जालंधर और लुधियाना पहुँचे थे और स्थान जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। श्री सुलेख ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, वो बहुत से लेख लगातार जो अंबेडकरवादी पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे और आज देश भर के दुनिया भर में अंबेडकरवादी लोगों को उनके साथ में बातचीत कराते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपको पसंद आएगी और ये भी समझ लीजिए कि बहुत दिनों बाद हम श्री सुलेख साहब से मिले और जो भी समय उन्होंने दिया हम उसका उनकी सुविधा के अनुसार उनसे बातचीत करने की कोशिश किए। बढ़ती उम्र के कारण से कई बार बहुत लंबे समय तक बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी उनके अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज देश भर के अंबेडकरवादियों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने बाबा साहब को देखा और उनके साथ काम किया। आइए श्री सुलेख से ये बातचीत सुनें।
सिर्फ अकाली दल और कांग्रेस का टक्कर होने की वजह से उसको सिटिंग जो एमपी है चौधरी संतोख सिंह, उसके फादर मास्टर गुरवंता सिंह थे, तो उसको लेट डाउन करने के लिए उसको थोड़ा सा ऐसा करने के पॉलिटिकल, हाँ जी, हाँ जी। तो उसने ये अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि आपके पिता ने तो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया था काले झंडों से। ओहो, तो अच्छा, वो कांग्रेस में है वो सिर्फ इसी कारण जी। सुखबीर बादल ने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी बातें हुई। अच्छा, पहली बार जब आप जितनी मिले पहली दफ़ा 48 में, कब मिले आप पहली दफ़ा 48 में? कोई डेट आपको पता है? पहली दफ़ा कोई 28-29 जनवरी 48 की बात है। 28-29 जनवरी 48। 48 गांधी के कत्ल से 2-3 दिन पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मुझे इसलिए मेरे जी, मेमोरी मैं में पूछ स्टक कर गई है जी। कि गांधी का जो कत्ल हुआ उससे उसके 2-3 दिन पहले हम मिलके उनसे आए। जब मैं वापस दिल्ली से बंगा में आ गया तो यहाँ ये शोर हो गया कि गांधी को मार दिया गया, मतलब 2-3 दिन पहले। अच्छा। तो उस वक्त 48 में ये हमारा एक डेपुटेशन हमने पंजाब में आफ्टर पार्टीशन जो हमारी दशा थी, तकलीफ़ें थी, प्रॉब्लम्स थी, उनके सिलसिले में हम बाबा साहब से प्रोग्राम बनाया और उसके बाद उनके हमारे दिमाग में भी ये था कि पेपर हमने चलाना है जी। पेपर की ज़रूरत है। पेपर का बड़ी डिफ़िकल्टी थी उन दिनों में, बिल्कुल कोई हमारे पंजाब में या किसी और जगह स्टैंडर्ड पेपर तो एक तरफ, नॉमिनल पेपर भी नहीं था। बड़ी सख्ती थी लाइसेंस देने में। जब उनको पता चला ना कि बाबा साहब को भी ये किताब ये अपने स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे ये बाई नेम चिट्ठी लिखी, डियर मिस्टर सुलेख, कि ये देखो ये आपको दे दूंगा मैं। जी 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 जी। ओह, मजा आ गया। ये B.R. अम्बेडकर, योर सिंसियरली। 18/4/1948। हाँ, 48। अच्छा जी। तो ये उन्होंने, जब उनको पता चला कि हम पंजाब में ये अखबार शुरू करने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने मुझे बाई नेम, अच्छा है उस वक्त अप्रैल 48 इनका 14 अप्रैल को शुरू करना था। ये इन्होंने 12 तारीख को, 12 अप्रैल 48 को बाबा साहब ने एक ये लेटर लिखा मुझे। तो वो जाला में भी छापा। उसके बाद फिर ये गुम हो गया। उसके बाद काफ़ी देर के बाद मेरे हाथ लगा। अच्छा, ऐसी बड़ी कहानी है इसकी भी, इस लेटर की। इसने मैंने एक और किताब, बाबा साहब की एक छोटी सी किताब थी, मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। जी जी। तो वो एक छोटी किताब थी, तो उसके ट्रांसलेशन उर्दू में करने के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा। उसकी भी मुझे चिट्ठी मिली। अच्छा, कि मुझे बड़ी खुशी है कि तुम ये माई ब्लेसिंग्स विद यू, ये मुझे 2 चिट्ठियाँ पर्सनल, अच्छा, नेम बाय नेम, ये बाबा साहब की चिट्ठियाँ मुझे। तो आपने ट्रांसलेशन का काम किया, और भी कोई ट्रांसलेशन किया? अरे बाबा ट्रांसलेशन का मैंने, वो किताब बड़ी पॉपुलर हुई फॉर द फर्स्ट टाइम वर्नैकुलर लैंग्वेज में। बाबा साहब का राइटिंग, बाबा साहब की ट्रांसलेशन किताब, जो उस वक्त ये 46 की बात है। जी जी। जब मैंने 46 में, इट मीन्स मैं उस वक्त 19 साल का था। अच्छा। 12वीं में मेरी क्लास में था, जलंधर में जी है उस वक्त। उससे पहले भी मैंने 2-1 पंजाबी में मिलने से पहले 9वीं 10वीं क्लास में भी मैंने ट्रांसलेशन किया, लिखी 2-3 किताबें पंजाबी में। अच्छा। और ऐसा काफ़ी का जवाब नहीं देते थे। अच्छा। उनका साफ मतलब था कि लोग मिसयूज करेंगे। अच्छा। ना उनके पास टाइम था इतना, वो जितना भी टाइम उनको मिलता था वो सारे का सारा वो कुछ लिखने में, पढ़ने में वो लगाते थे।
हाँ, तो मतलब यही था कि आपको देखा उन्होंने कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं अनुवाद का, तो कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है चिट्ठी लिखना, तो बहुत चलिए वो तो ऐतिहासिक आपने ये आपके दिल में भी नहीं, ये एक ऐतिहासिक बात है ना कि कोई लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं कि हाँ भाई, और अब तो ये चिट्ठी जो है वो हिस्टोरिकल हो जाती है हम सब के लिए। हाँ, ये सेठ किशन दास जी कौन थे साहब, ये इनके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, पूना पैक्ट में जो समझौता हुआ था उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया 35 में 1935। उसके जितना भी पूना पैक्ट में कुछ समझौते की बातें हुई थी, उसमें ऑफिशियल उसको रंगत दी थी। या 30 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें हमारे पहले कम्युनल अवार्ड में हमारे पंजाब के लिए कोई सीट नहीं थी। 78 थे, 78 में बाकी सब जगह थे। अच्छा, रिजर्व पोस्टें हैं। उसके कम्युनल अवार्ड में ये प्रपोज किए थे, लेकिन जो समझौता हुआ ना उसमें 151 सीटें हमारी हुई और पंजाब को भी 8 सीटें मिल गई। पंजाब को अदरवाइज कम्युनल अवार्ड में कोई सीट नहीं थी। अच्छा। उसके बाद पूना पैक्ट में हमारे पंजाब को भी 8 सीटें मिल गई। उन 8 सीटों में ये जो उस वक्त हमारे आधर्म मंडल जो है ये पॉलिटिकल काम करता था, बड़ा काम किया। मैं भी उसमें काफ़ी काम किया, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अच्छा, मंगूराम अच्छा बाबू मंगूराम, उसका मेरा दिल में बड़ा रिगार्ड है। लेकिन उसके बाद एक बेवकूफ़ आदमी ने बाबू मंगूराम की वजह से बाबा साहब के बारे में बहुत घटिया बातें लिख दी, तो उसका मुझे खंडन करना पड़ा। ये 4 एडिशन छपे उस किताब के, ये है 4था एडिशन। चलो मैं इसकी बात तो अलहदा करता हूँ। सेठ किशन दास, वो जो सेठ किशन दास थे, तो वो ही वाज वन ऑफ 8 कैंडिडेट्स ऑफ उस पहले यूनियनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी। सर सिकंदर याद खां उस वक्त पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, तो उसके साथ ही साथ ये प्रो ब्रिटिश आदमी थे। गवर्नमेंट जो थी पंजाब की, उसके आधर्म मूवमेंट जो थी शुरू में उस वक्त बड़ी एट दी पीक सी, और उसमें 8 हमारे पंजाब को 8 सीटें रिजर्व बनी थी। उनमें सेठ किशन दास जो है ये जलंधर के साथ बूटा मंडी है, लेदर सेंटर था। तो ये लेदर मर्चेंट था, पैसे के काफ़ी और खुले दिल वाला था आदमी था। पढ़ा लिखा तो उन दिनों में इतना नहीं थे लेकिन इसको सारी पार्टी ने इनको मतलब कैंडिडेट बना के ये MLA रहे। सन 1937 में ये पहली दफ़ा अंडर पूना पैक्ट, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, उसमें ये पहली दफ़ा ये इलेक्शन हुए थे 37 में। तो उस 37 के इलेक्शनों में जो हमारा पैनल था 8 आदमियों का, उनमें सेठ किशन दास भी थे पंजाब के। अच्छा, तो काफ़ी बहुत डेडिकेटेड आदमी थे। जितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन पर काम करने के और ऑर्गेनाइज करने के लिए जितना भी पैसा था वो अपनी तरफ से आप खर्च, इतना खुला दिल था उनका, आप करने वाले थे। और वो 37 से लेके फिर जंग शुरू हो गई 45 तक जी। 46 में वो भी इलेक्शन वो पूना पैक्ट के उसके हिसाब से हुई थी। 46 में 35 से और 46 तक ये सेठ किशन दास
हमारे प्रधान थे, और इन्होंने पिकअप कर ली ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब के साथ मिलके, तो काफ़ी देर चलाते रहे। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, वो सारी की सारी कांग्रेस का जोर था, वो सारे के सारे हमारे जितने भी 46 में भी इलेक्शन लड़े, वो तो सारे हार गए थे ना। 46 में तो केवल 2 ही सीट मिली थी एससी को। बाबा साहब की जिदन स्पीच हुई ना 25 नवंबर 1949 जी, ਜਿਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਠ ਕਿਸ਼ਨਦਾਸ, ਅਰੇ ਵਾਹ, ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸਪੀਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਗਰਜਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸਪੀਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਰੀ ਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸਦੇ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੀ। ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ सर जरा हिंदी में कर दीजिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो इन्नी दूर हो गई है, इन्हों ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਲੱਗੇਗੀ, लेकिन अंदरों अंदर तानाशाह डिक्टेटरशिप होएगी, और वही चीज़ हो रही है। हीरो वर्शिप के लिए कहा था उन्होंने कि हीरो वर्शिप होना बहुत खतरनाक है। हीरो वर्शिप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, it will ultimately lead to dictatorship, पहले degradation जी, और उस तो बाद इसका कैसा उस समय का पार्लियामेंट का माहौल कैसा था जब बाबा साहब बोल रहे थे? बहुत ज़्यादा लोगों ने फिर उस तो बाद जफ्फी भाई लोगों ने पार्लियामेंट पहले सब तो पहला पंडित नेहरू ने हाथ मिलाया बड़ी गर्मजोशी में जी, फिर उस तो बाद दूसरे मिनिस्टर जेडे आ कोई किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने जफ्फी पाई। अच्छा, और जय जय हो रही सी, जिस वेले खत्म किया मेज़ां दे है नहीं थपथपाहट सी, थंपिंग सी कि सुनिया नहीं सी जाता। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों ने स्वागत किया है इस स्पीच का, और वो तो खैर माहौल उस वेले इन्हां दे जरूरत सी इन्हां लोकां नूं जी है। वो बाद विच जिस वेले पूना पैक्ट दे उत्ते आ गया, जब नेहरू नूं अपने फिक्र पै गया मेरी गड्डी जा रही आ, ये राजेंद्र प्रसाद पटेल ते होर अनंता समी के एम मुंशी, इन्हां ने सारिਆਂ ने रातों रात मशवरा कर लिया सी भी जे इन्हें ज़्यादा जिद की नेहरू ने हिंदू कोड बिल दी ते फिर सारे बगावत विरोधी हो गया ना, इसनूं तख्ता पलट देना, नेहरू पटेल नूं बना देना प्राइम मिनिस्टर। जद उन्होंने पता लगा उन्होंने बहाना जिहा बना के बाबा साहब नूं, जिस वेले पूना पैक्ट दे विच ये हालात सीगे उदों भी मैं मिलण गया उन्हां नूं। अच्छा, और बहुत तैश विच सीगे, जब असी गल छेड़ ली भी आज तो पूना पैक्ट की ना हिंदू कोड बिल की बड़ी बहस हो रही है ये, उस वक्त तो फिर उसने कहा कि ये जो पंडित नेहरू है ये बहुत ही एक गीदड़ा आदमी है। क्या हो अम्बेडकर वाली? देखिए जी, मैं जो इतनी देर इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ अम्बेडकरिज्म और अम्बेडकर थॉट्स, तो मैं सबसे ज़्यादा
जो मेरे मन में बैठा है और जिसको लेके मैं अपने कोशिश करता हूँ कि हमारे समाज में भी ये मैसेज जाए, तो वो यही है कि कम से कम जितनी हमारी ऑल ओवर इंडिया और प्रांतों में जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से तो हमारा राज होना चाहिए। लेकिन वटेवर इनके पास जितने साधन हैं, जितनी ताकत है, जितना राज धर्म है, वो सारा के सारा वो उसकी वजह से हम वो इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि हमें हर वक्त उसके सिर्फ तोड़ में सोचता देखता हूँ। अगर कोई तोड़ है वो जितना हिंदूवादी ताकतें हैं वो किसी न किसी शक्ल में मौके के हिसाब से वो पूरा का पूरा पुरातन सिस्टम जो है इनका चतुर्वर्ण और वर्ण सिस्टम, शास्त्रों की सरदारी, वो सारे का सारा वो ही लाना चाहते हैं। उसका अगर कोई ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव तोड़ है तो वो अम्बेडकरिज़म है। अम्बेडकरिज़म जो है वो बिल्कुल टोटली अपने को अंधविश्वास से जोड़ तो दूर रखना। कांग्रेस वालों ने उनके हिसाब से जो है उनकी ओरिजिनल फ़िलासफ़ी जो है उसमें तो कोई ज़रूर ठीक है, कंपोजिट कल्चर होनी चाहिए और सेकुलरिज्म होना चाहिए। उसके हिसाब से संविधान भी बना, बाबा साहब ने कोऑपरेट किया पंडित नेहरू के साथ। उसमें सबसे ज़्यादा जो बाद में भी सही, उसमें दो, एक प्रिएम्बल में भी एक सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, दूसरा साइंटिफिक टेम्पर 51AH वो भी उसमें संविधान में डाल दी, बेशक बाद में। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर डिवाइडिंग लाइन है, जो डिफाइनिंग लाइन है, वो सिर्फ इसी बात पर है। एक तरफ पुरातन सिस्टम जो था वो 4 वर्णों का सिस्टम, दूसरी तरफ अंधविश्वास के मुकाबले में एक साइंटिफिक टेम्पर जो आज की ज़रूरत है। और वही बाबा साहब ने खुद अपने कैरेक्टर में, अपने आचरण में वो रखा और उसी का मैसेज अपने लोगों को दिया कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आजकल जितना भी ये पॉलिटिकल लेवल पर जितना कांग्रेस ने अपने आप को कोशिश की है रिवाइव करने की, लेकिन ये कोई क्लियर कट आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं है। वो तो एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं, थोड़े देर के लिए ज़रूरत के हिसाब से, मौके की ज़रूरत के हिसाब से वो तो चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो डिफाइनिंग लाइन है, जो इनको बिल्कुल जुदा करती है और जिस पर ये आरएसएस, बीजेपी और जितना मोदी गवर्नमेंट इसका सारे का सारा जोर है, वो धर्मशास्त्रों की, मंदिरों की और पूजा पद्धति की और जितने भी सारे का सारा पैसा, सारे का सारा गवर्नमेंट की पावर जो है वो इसी तरफ लगाने की इनकी सोच है। लेकिन दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट के बाबा साहब ने जो सोचा था, जिस आधार पर उन्होंने ये संविधान बनाया। और संविधान हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा एक डिपेंडेबल एक साधन है जिसकी वजह से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए वो तो सीधी सी बात है कि इतने कोई इसको डीप स्टडी होनी चाहिए, आपका पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए, एक ससेप्टिबल
लोगों की पीछे चलना वो नहीं होना चाहिए है। तो उसके लिए तो अपना सोच बदलने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्धिज़्म को या अम्बेडकरिज़्म को देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए किसी उतनी हिम्मत, इतनी ज़रूरत होनी चाहिए, इतनी मतलब ताकत होनी चाहिए मन में, मनोबल, तो ये होना